नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम बात करेंगे जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का पहला पेपर हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा में पहले ये रहेगा कि किस तरह की हमने स्ट्रेटजी सोची थी, किस तरह का पेपर आया है, बच्चों के क्या फीडबैक हैं और प्रश्नों पे थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि उनमें क्या डिमांड थी और क्या लिखने किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए था। तो संक्षेप में ये सब चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटजी पर कि हमने क्या, जैसे जो लाइव आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज़ और हमारी जो मुख्य परीक्षा की क्लासें थी उनमें क्या स्ट्रेटजी हम लोगों ने रखी और क्या वो स्ट्रेटजी फॉलो हुई है या नहीं हुई है। तो पहले मैं थोड़ा स्ट्रेटजी पे बात कर देता हूँ, फिर अंदर प्रश्नों को जब हम देख लेंगे डिटेल में फिर आएंगे यहाँ पर कि क्या किस प्रश्न में कौन से तरह के एंगल काम आया या कौन सी तैयारी काम आई। जैसे पहला हमने सिंपल ये लेके चले थे, चूँकि सिलेबस चेंज ही हुआ था कि लाइन बाय लाइन पूछेंगे, सिलेबस से ज़्यादा भटकेंगे नहीं, तो ज़्यादातर ये फॉलो हुआ है। कुछ प्रश्न जैसे पवनों के प्रकार तो पवनें दे ही नहीं रखी और सिलेबस में, और बच्चे इस तरह भी कंफ्यूज थे कि क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान, जलवायु भूगोल में कितना अंदर जाएं, और इसी तरह से ओशियनोग्राफी। तो ओशियनोग्राफी तो ज़्यादा टच की नहीं इस पेपर में, लेकिन बड़ा सवाल एक आया कि पवनों के प्रकार और इस तरह का प्रश्न। तो ज़्यादातर पहला पॉइंट अगर एक दो सवालों को छोड़ दे तो ये फॉलो हुआ है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इस पे हमने विशेष ध्यान दिया था लाइव आंसर राइटिंग के दौरान भी और हमारी मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज थी उसके दौरान भी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आए भी हैं। जैसे एमबीटी का आया है, औरंगजेब का आया है, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस पर आया था कि गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। तो ऐसे ये प्रश्न भी पूछे गए। सिंपल क्वेश्चंस बट इफेक्टिव आंसर, जैसे हमने टेस्ट सीरीज और लाइव आंसर राइटिंग में इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया था कि इजी क्वेश्चन और टफ प्रश्न उसी टॉपिक पर दोनों मिक्स रहे। टफ प्रश्न पर हम ये बोलते थे कि डिस्कशन में और उन सब में कि अगर इजी प्रश्न आता है तो जो इस टफ क्वेश्चन में हमने जो सीखा है, जो कुछ आर्ग्यूमेंट सीखे हैं, जो कुछ लॉजिक सीखे हैं, जो फैक्ट सीखे हैं, वो हम इन इजी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे करते भी थे और अच्छा स्कोर करते भी थे, तो अच्छा स्कोर उनका आता था। तो इस तरह की स्ट्रेटजी भी सफल रही है कि हमने जब किसी भी प्रश्न पे टफ और इजी दोनों एंगल देखे तो हम उसका आंसर इफेक्टिव बनाने में, इजी क्वेश्चन है लेकिन इफेक्टिव आंसर बनाने में सफल रहे थे और अभ्यास टेस्टों के दौरान प्रभावी उत्तर लिखने में मतलब ज़्यादातर बच्चे प्रभावी उत्तर लिख पाते थे। तो ये स्ट्रेटजी भी इसमें ठीक रही है। इससे मतलब हम कहना सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि अगर इजी प्रश्न हैं और अगर उस टॉपिक पर, जैसे मान लो भारतीय मानसून पे अगर हमने सभी तरह का एंगल कवर कर रखा है, उसकी क्रियाविधि, उसके सिद्धांत, तो अगर उन्होंने लक्षण पूछे हैं या उत्पत्ति पूछी है तब भी हम उसको बहुत इफेक्टिव लिख पाएंगे। ठीक है, प्रश्न इजी हो सकता है, प्रश्न अच्छा आ सकता है, लेकिन जैसे ही उत्तर की बात आती है तो उसका उत्तर हम बहुत प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रभावी बनाने में जो हमने दोनों तरह के प्रश्न दिए थे, टफ और इजी, उससे सहायता हमने देखा था टेस्ट में बच्चों को मिलती थी, बच्चे अच्छे उत्तर लिखते थे। तो यहाँ भी कुछ जो इजी प्रश्न आए हैं उनमें वो सिद्धांत सफल रहा है। हम हर पेपर में कुछ 3 मार्कर डिफिकल्ट देते थे ताकि हमारा मेन पर्पस ये होता था कि बच्चा जो स्टार्ट करते ही जैसे जो उसने टफ 3 मार्कर देखे तो फिर वो कैसे बैलेंस करता है उस पेपर को, जैसे पार्ट बी में जा सकता है या फिर वो कुछ इजी पार्ट ढूंढता है उसमें। तो इसमें भी 3 मार्कर, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी कुछ 3 मार्कर टफ थे, तो वो भी मैनेजमेंट का इसमें काम आया है बच्चों के, और बच्चों ने जो फीडबैक दिया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो चीज़ें इंप्लीमेंट भी की है। मोर राइटिंग एंड मोर एक्यूरेसी, सिंपल सा फंडा है कि अगर आप ज़्यादा लिखोगे किसी टॉपिक पे, हर एंगल पर लिखते हो, तो आपकी धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, आप उस टॉपिक पर बहुत सटीक लिख पाते हो। तो ये भी इसमें हेल्पफुल रहा है। एक हम जब प्रश्न बनाते हैं मेंस में या प्रीलिम्स में, तो हमारा ये रहता है कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं
उनके आसपास, एक तो एकदम उनके आसपास उन्हीं जैसे उन्हीं एंगल पर 3 प्रश्न बना लें और एकदम अपोजिट बना लें, तो उससे क्या होता है, एक दायरा कवर हो जाता है। तो ये हमको ज़्यादातर ये इसमें हेल्प करता है कि वहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न उसमें से आ जाएं। तो अपन देखेंगे आगे कि ज़्यादातर प्रश्न मुख्य टेस्ट सीरीज और लाइव आंसर राइटिंग से आए हैं, तो इसने भी हेल्प किया है। प्रीलिम्स में हम ये +-10 करते हैं कि हम 5 प्रश्न ऐसे बनाते हैं जो उसी जैसे हो और 5 थोड़े से विपरीत बनाते हैं। तो इस तरह का चीज़ें हैं। हाँ, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को बनाना, मतलब जैसे अगर हमको कोई ये डिस्कशन में और सॉल्यूशन कॉपी चेकिंग के दौरान हम ये बच्चों को बताते थे कि हमको अगर कहीं कोई फैक्ट नहीं आ रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं तो हम बना भी सकते हैं, मतलब आसपास अंदाज़ा लगा के उस तरह के फैक्ट हम बना सकते हैं। दूसरा, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी इसमें प्रश्न इस तरह के आए थे कि वहाँ हम इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते थे। कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान देना, तो हम देखेंगे कि सेकंड पेपर में थोड़ा सा ऐसा ये चीज़ें काम आई है जो ज्योग्राफी का मेनली पेपर है। हम पहले सवाल डिस्कस करते हैं, फिर इसको देखेंगे कि कहाँ किस तरह का है। ये कुछ बच्चों के हमारे फीडबैक हैं कि सर हमने जो प्रैक्टिस कराई उससे हमको बहुत लाभ मिला, हमने पेपर बहुत अच्छे किए हैं, सही से एंगल लिखे हैं। देखो, एक तो पेपर अटेम्प्ट करना और एक बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना, क्वालिटी के आर्ग्यूमेंट लिखना, तो ये रिजल्ट में मैटर करता है। तो जिस तरह का प्रैक्टिस कराया था हर एंगल से, तो बच्चों ने उनके क्वालिटेटिव आंसर लिखे। अब ये अपन प्रश्न देख लेते हैं कि किस किस तरह के हैं और क्या क्या हैं, और अगर आप इनके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कहाँ किस नोट्स में से या किस सॉल्यूशन में से पढ़ सकते हैं, तो ये हमने मेंशन किया है कि ये कहाँ पर आप देख सकते हैं। कोड जी ज़्यादातर थोड़ा सा बच्चों को टफ लगा कि भाई ये सिंध प्रांत से थोड़ा सा अंदर का फैक्ट इन्होंने पूछा है ना। हालांकि हम लोगों ने भी जो हमारे नोट्स हैं, एंशिएंट नोट्स, उसमें इसको एक स्थल के रूप में दिया था कि भाई ये भी स्थल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। स्रोत सूत्र, तो ये हमारी कक्षाओं में सूत्र साहित्य पढ़ाया गया था जिसमें 3 तरह के सूत्र होते हैं, धर्म, ग्रह, स्रोत, तो उसमें ये डिस्कस किया। पर दोनों ही प्रश्न थोड़े से बच्चों को टफ लगे। तो ये प्रश्न देखो सबका अलग अलग एंगल है, कुछ लोगों ने पढ़े हुए थे, अच्छे से पढ़ा था सब चीज़ों को, तो उनको ठीक लगे, पर रिलेटिवली ये दोनों प्रश्न थोड़े से टफ कहे जा सकते हैं। अमित्र घात, देबल और दीवाने इंशा, तो अमित्र घात और देबल दोनों इजी क्वेश्चन हैं, है ना। अमित्र घात यानी बिंदुसार चर्चा में है ही, और इनके नाम भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और नोट्स और टेस्टों में भी मॉड्यूल 1 में हमने ये पूछा है। तो अमित्र घात एज इट इज़ पूछा है, तो ये प्रश्नों का भी अभ्यास, मतलब ये इजी में ही है क्योंकि बच्चे लिख के गए थे, इसका अभ्यास करके गए थे। इसी तरह से देबल है, जो हमारे नोट्स में, क्लास नोट्स में जो अरब आक्रमण था उसके दौरान जो राजा दाहिर थे, है ना, उसके बारे में क्लास नोट्स में चर्चा की गई थी और देबल पर थोड़ा विस्तृत बताया गया था। तो देबल भी बच्चे लिखने में थोड़े ठीक रहे। तो हाँ, दीवाने इंशा बच्चों को कई बार इन सल्तनत कालीन और ये जो विभाग के प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर साल आते ही आते हैं, आपने देखा है कि इनमें एक ना एक टर्मिनोलॉजी आती है, तो कुछ बच्चों का ऐसा रहा कि वो कंफ्यूज हुए इसमें कि दीवाने इंशा या जैसे दबीरे मुमालिक जिस विभाग के अंतर्गत ही आते थे, तो इस तरह के नामों में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है ना, क्योंकि इसमें बहुत एक्यूरेटली लिखने की आवश्यकता होती है। लाइव आंसर राइटिंग 9 में हमने इस प्रश्न को कवर किया था। बाकी देखो, इस जो फर्स्ट पेज है इसमें थोड़ा सा बच्चों को कुछ प्रश्न तो नए भी लगे कि उन्होंने सुना नहीं था। दूसरा, उनको कुछ ये लगा कि रिकॉल होने में टाइम आ रहा था, मतलब टाइम लग रहा था, जैसे अमित्र घात और ये सब, कुछ बच्चे उसको नहीं रिकॉल कर पाए, जैसे एक ने अजात शत्रु इसको लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह की भी इन 5 प्रश्नों में बच्चों का रिलेटिवली परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है। तो
ये जो 5 प्रश्न थे इनका रिलेटिवली बच्चों थोड़ा सा रिकॉल करने में बच्चों को टाइम लगा है, हालांकि देवल वगैरह और ये सब बच्चों ने अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो ये रिलेटिवली ये पेज थोड़ा टफ लगा बच्चों को, फिर ये पेज एकदम इजी लगा, यहाँ बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो यही कि जैसे देखो ये जो रिलेटिवली कुछ 1-2 सवाल जो टफ हैं उनमें स्कोर करना या उनसे रिजल्ट डिसाइड नहीं हो रहा है। अब जिन्होंने ये सेकंड पेज में जो अच्छे से लिखा है, भील विद्रोह, लाला हरदयाल, मोपला, अहोम, ताराबाई, इनमें जो बच्चे ने इस तरह से टाइम लेके लिखा है कि भाई 3 में से 3 लाने का प्रयास किया है, वो बच्चा लीड करेगा, वो स्टूडेंट का ठीक परफॉर्मेंस है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन इसमें करेगा। तो जो सेकंड जो अगला स्लॉट था 5 प्रश्नों का, ये बहुत इजी था और इसमें हर तरह से स्कोर किया जा सकता है। जैसे ताराबाई, अहोम, मोपला, लाला हरदयाल, भील, ये लगभग हमारे सभी प्रोग्रामों में हमने कवर किया था। ये मेन टेस्ट सीरीज में भी था, नोट्स में भी था, लाइव आंसर राइटिंग में भी था। इवन लाइव आंसर राइटिंग में भी 9.0 में भी हमने पूछा है और 9A में भी पूछा है। तो इस तरह की ये चीज़ें जो इजी प्रश्न है उनका हमने 2-2, 3-3 बार अभ्यास करवाया है। ठीक है, ये भी रिलेटिवली इजी था। अवंतीबाई, बुंदेला विद्रोह, मल्हार राव होलकर, रघुनाथ शाह, ग्यारसपुर। तो अब जैसे ग्यारसपुर और ये सब भी मतलब ऐसा नहीं है, हालांकि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे और जो जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करते हुए लिखा था उनको थोड़ा सा इन प्रश्नों में दिक्कत आई, चूँकि ये स्पेसिफिक थे, ये रियासत वाले पार्ट थे, कुछ एमपी वाले पार्ट थे। तो इस तरह का, जैसे ग्यारसपुर हमने मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों में बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है। ठीक है, इसी तरह से ये भारत में परंपरागत ये जैसे जो बाकी जो प्रश्न हैं, जैसे ग्यारसपुर आप लाइव 7.0 में भी देख सकते हैं, है ना। इसी तरह से बाकी जो इजी कॉमन प्रश्न हैं तो उन पे बच्चों ने ठीक लिखा है, ठीक पॉइंट उनमें लिखा है। इवन अच्छे पॉइंट तक बच्चे गए हैं। जैसे अहिल्याबाई को मल्हार राव होलकर में अहिल्याबाई का उल्लेख किया है, इस तरह की भी चीज़ें लिखी है। मतलब जो ज़्यादातर जो है वो कुछ बच्चों के डिस्कशन से कि इस तरह के पॉइंट उन्होंने लिखे हैं। ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे इस फाइल को ले सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करते हैं कि और कैसा था। जैसे बालाथल संस्कृति क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि जैसे हम जो इनिशियल हिस्ट्री है वो उतनी अच्छे से और डेप्थ में पढ़ते नहीं है, उसमें नाम, आहड़ और बनास और ये सब याद करते हैं, लेकिन उसी में ताम्रपाषाण युग में ये हमने बालाथल अच्छे से कराया था। हालांकि नाम पर इतना हम लोगों ने फोकस उस पर नहीं कर पाए, पर फिर भी कुछ बच्चों ने उसी आधार पर लिखा है। ठीक है, तो बच्चों ने जो जनरल इसके बारे में स्टडी थी उसके बारे में बना के लिखा है, उस तरह का लोगों ने किया है। कुछ लोगों ने इसका लोकेशन बताने के लिए प्लॉट भी किया है। वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध कीजिए। तो ये हमने तीनों ही चीज़ों में और ये अलग अलग कवर किया था। जैसे भाई प्राचीन भारतीय तो और वैज्ञानिक साहित्य तो कुछ लोगों ने मतलब गुप्त, मौर्य और इन सब का अलग अलग उन्होंने लिखा है। कुछ ने आईवीसी का भी उल्लेख किया है ना। वो जैसे जो कॉपर मेल्टिंग नीति थी, वो टेक्निक थी, वो सब वैक्स मॉडल, ये सब भी लोगों ने इसमें लिखा है। तो ये जनरल सवाल है, लगभग सभी जगह ये कवर किया गया है और इसमें बच्चों ने ठीक पॉइंट लिखे हैं, इवन क्वालिटेटिव पॉइंट लिखे हैं। धार्मिक नीति का मूल्यांकन बच्चों ने नए वर्तमान परिस्थितियों से भी जोड़ा है, जो थोड़ी सी कट्टरता और जो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उससे भी इन्होंने जोड़ा है। कई बच्चों ने जो वर्तमान की हमारी सहिष्णुता है, धार्मिक सहिष्णुता, उससे भी इसको लिंक किया है। कई बच्चों ने नेशनल एम्परर अकबर को कि भाई राष्ट्रीय सम्राट है इन्हीं सब कारणों के कारण, तो ये एक लाइन में कंक्लूड भी किया है। ये हमने भी लगभग सभी जगह आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, चाहे आपके पास मुख्य परीक्षा का सॉल्यूशन हो, हमारे पास मेंस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, नोट्स हो या लाइव आंसर राइटिंग के सॉल्यूशन हो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो लोगों ने बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा कनेक्ट किया है और बहुत पावरफुल पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि बच्चे इसको कई बार लिख चुके थे स्टूडेंट्स यहाँ पर।
भारत में परंपरागत कुटीर उद्योगों के पतन के कारण लिखिए। तो हमने ये नोट्स में, डिस्कशन में विऔद्योगिकरण के रूप में खूब डिस्कस किया था, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में हमने इसको डिस्कस किया। उसी को यूज करते हुए बच्चों ने इसमें आर्ग्यूमेंट दिए हैं, पॉइंट दिए हैं। कईयों ने इंडिया का जब ब्रिटिशर्स आए थे तब प्रतिशत के लगभग वैश्विक व्यापार में 20-30% के आसपास इंडिया कंट्रीब्यूट करता था, और जब ब्रिटिशर्स गए थे तो लगभग 2-2.5-3% जो भी था। ये फैक्ट भी बच्चों ने यूज़ किए हैं और ये हमारे सॉल्यूशन में एज इट इज़ फैक्ट भी आपको मिल सकते हैं। भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का प्रश्न है। इसमें हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में और डिस्कशंस में इस बात पे बल दिया था, जैसे कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे, ब्रिटिशर्स से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, तो वहाँ जब गणतंत्रात्मक लोकतंत्र नहीं था, वहाँ पर जब एक राजतंत्र या प्रतीकात्मक राजा के अंडर के अधीन लोकतंत्र है, तब हम लोगों को ऐसा क्या हुआ कि हमने गणतंत्र के रूप में आगे बढ़े। तो इस सब डिस्कशन में हमारी क्लासेस और नोट्स में, लाइव आंसर राइटिंग वगैरह में, इसमें हमने डिस्कस किया था। तो उस एंगल से कि भाई गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र से कैसा रिलेशन है, और हमारा क्यों उदय हुआ, क्या सामाजिक, राजनीतिक और बाहरी कारण थे जिनके कारण हमने इसको गणतंत्र बनाया। तो पॉलिटी की नॉलेज भी बच्चों की इसमें काम आई, और यहाँ जो ब्रिटिश और इससे तुलना करते हुए हमने हिस्ट्री में पढ़ा था वो भी, उसको भी लिंक करके बच्चों ने लिखा है। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में तो एकदम कॉमन क्वेश्चन था, सभी जगह आपको ये मिलेगा। हाँ, जैसे डिस्कशन का लाभ बच्चों को, या जो लाइव आंसर राइटिंग या टेस्ट के डिस्कशन थे, उनका लाभ ये मिला कि पुनर्गठन को पुनर्नियोजन, जैसे ये है ऑर्गेनाइज, एक तो रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन और स्टैब्लिशमेंट, दोनों में अंतर करते हुए बच्चों ने लिखा। मतलब एक थोड़ा सा तर्क वैसा भी कि भाई स्थापना और रीऑर्गेनाइजेशन, तो रीऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से बच्चों ने लिखा। कुछ संदर्भ स्थापना का भी दिया कि भाई मध्य प्रदेश 2000 पहले जो स्थापित हुआ, तो 2000 तक भी इसमें रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा था और आगे भी हो सकता है। तो जनरल प्रश्न था, बच्चों ने अच्छा लिखा है इसको। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर, तो देखिए आप, जैसे एक प्रश्न था प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखिए, है ना, ठीक है, और मध्य प्रदेश, हाँ, ये झंडा सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए, कॉमन प्रश्न था, कई बार बच्चों ने लिखा है इसको, ठीक है, तो ये भी इजी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानीय त्योहारों का वर्णन कीजिए। स्थानीय त्योहार, तो जैसे ज़्यादातर जो लोकल हैं यहाँ पर, और उसमें बच्चों ने जनजातियों का थोड़ा सा ज़्यादा समावेश किया है, जनजातियों का ज़्यादा समावेश आएगा भी इसमें, और जो थोड़े से अलग त्यौहार हैं जैसे तीज, गणगौर, ये सब, तो उनका भी उल्लेख किया है। तो ये भी ठीक ही है, और कईयों ने कुछ लोकल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। भोपाल रियासत के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। वो ये सीधे सीधे प्रश्न थे, जैसे चूँकि रियासतें पहली बार ही जुड़ी थी और इसमें ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं सकते थे, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने भी बहुत इजी ही सतही प्रश्न दोनों में पूछे हैं। इसमें हमने थोड़े डेप्थ में भी प्रैक्टिस कराई थी। तो जैसे अब मान लो भोपाल रियासत के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो इसमें जैसे बेगमों के, जैसे हमारे कुछ कथन थे प्रश्नों में, जैसे कि भाई बेगमों का शासन ऐसा रहा कि बहुत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण उनका शासन था, सहअस्तित्व, और उन्होंने मतलब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाते हुए और विकास को उन्होंने सुनिश्चित किया। तो इस तरह के जो हमारे जो प्रश्नों के स्टेटमेंट थे, वो स्टेटमेंट बच्चों ने सीधे सीधे यूज़ किए हैं। तो ये भी दोनों इजी प्रश्न थे, पर इनके अच्छे क्वालिटेटिव आंसर लिखे जा सकते थे, ठीक है। इन सब में आप उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला जो है 11 मार्कर है। कई बार सिंधु नगरीय वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पूछा, हमने तुलना भी कराई प्रथम नगरीकरण द्वितीय नगरीकरण की। तो और इसमें नगरीय
कई बार स्मार्ट सिटी से भी तुलना कराई कि कौन कौन से लक्षण हैं जो इनसे भी मैच करते हैं। कई बार इस तरह से भी चर्चाएं हुई टेस्ट डिस्कशन के दौरान कि ऐसा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का बोलते हैं कि भाई एक तरह से लगभग पूर्ण पतन हो गया था, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता के बाद ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई। तो ये तो जनरली देखा नहीं जाता है, पर ऐसा हुआ। तो कि क्या वो जो लक्षण थे उनका पूर्ण पतन हुआ था? पर अगर ऐसा बोलते हैं पूर्ण पतन हुआ था, तो आज भी उनके कई लक्षण देखे जाते हैं। तो नगरीय सभ्यता में नगरीय लक्षणों के जो मानक सिंधु घाटी सभ्यता में स्थापित किए गए, वो किस तरह से आज भी हैं चर्चा में, या वो कैसे, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी। फिर द्वितीय नगरीकरण हुआ जब महाजनपद काल के दौरान, तब उनका तुलनात्मक रूप से, तो ये इंट्रो कंक्लूजन में काम आ सकता है। बाकी तो 90% तो हमको जो नगरीय विशेषताएं थी, वहाँ की नगर नियोजन, वहाँ का दुर्ग प्रणाली, वहाँ की जो सिक्योरिटी का था, वहाँ का जो ड्रेनेज पैटर्न था, वहाँ के जो लाइटिंग व्यवस्था थी, उन सब के बारे में लिखा है। गुप्त काल में कला स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए, तो ये भी लिखा गया है, इसको भी खूब अच्छे से। कला में अलग सवाल हम लोगों ने पूछा था, स्थापत्य पे अलग पूछा था, तो दोनों का मिक्स कर जब हमने कला और स्थापत्य पे ही इतना कंटेंट दिया था, तो आंसर के रूप में तो लोगों ने दोनों जमा के और बढ़िया उस पर लिखा है और अच्छे पॉइंट उस पर लिखे हैं। मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है। तो कई तरह के स्टेटमेंट टेस्ट और लाइव के दौरान डिस्कशन एमबीटी पे किए गए थे। एमबीटी एक बहुत ही विवादित और बहुत ही रोचक व्यक्तित्व है, और जैसे चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, मतलब जो भी आयोग हैं, वो इन ऐसे प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। तो एमबीटी पर फिर प्रश्न आया, तो जैसे इनके फेमस कथन थे कि भाई जब एमबीटी की मृत्यु हुई तो जनता को शासक से और शासक को जनता से, इस तरह के फिर इनके पूछे ही जाते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे कदम थे जो उनके, मतलब उन्होंने कदम उठाए और फिर क्यों फेल हुए, किस तरह के। तो सभी तरह का एनालिसिस और अभ्यास इस सवाल पर कराया गया था। उन्हीं पॉइंटों में से आपको निकाल के, और ये विरोधी गुणों का समावेश, कथन की विवेचना कीजिए। तो आप अंततः ये भी ले सकते थे कि भाई ठीक है, 90% आपने ये कहा कि बिल्कुल विरोधी गुणों का समावेश था, पर लास्ट में आप ये भी कह सकते थे कि भाई ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट उनके बारे में आता है कि वो बहुत समय से बहुत आगे की सोच रहे थे, या ही वॉज मच अहेड फ्रॉम द टाइम। तो उस तरह का भी आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भाई ये हम लगा क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जबकि उनको उनके जो लॉजिक थे, उनको जो सोचने का जो तरीका था वो बहुत ही सही था, पर वो उनको सही टीम बनाकर, सही रणनीति बनाकर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इसी में इंट्रो, कंक्लूजन और वही जो अलग अलग एंगल पर लोग अभ्यास कराया गया था वो इसमें लिखना था। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया, इस कथन के आधार पर औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना कीजिए। तो दक्षिण नीति हम लोगों ने चारों ही तैयार करवाई थी, एक समुद्रगुप्त पे कराई थी, एक मोहम्मद बिन तुगलक पे, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब, इन चारों की ही। और इवन क्लासों में तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन कराया गया था और डिस्कशन में भी ये बातें बताई गई थी। तो इस पर भी हर एंगल से चर्चाएं हुई थी, और चूंकि औरंगजेब की दक्षिण नीति फेमस ही है तो इस पर भी सफिशिएंट कंटेंट था। लाल बाल पाल तो ये जनरली इतना डिटेल में 11 नंबर में पढ़ाया नहीं जाता है, पर फिर भी जो जनरल हमारी समझ थी उग्रवादियों की नीतियों, उनके मान्यताओं, उनके सिद्धांतों और उनकी उपलब्धियों के आधार पर उसी को अंडरलाइन करके, उसी को अंडरलाइन करके और इस प्रश्न को लिखा जा सकता था। तो उग्रवाद, जो उग्रवादी थे, जो लाल बाल पाल थे, उन्हीं की समझ के आधार पर इसको लोगों ने लिखा है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन कीजिए, ये एज इट इज सिलेबस में लाइन थी और इस पर खूब अभ्यास सभी जगह करवाया गया है। सभी जैसे लाइव आंसर राइटिंग में, नोट्स में, क्लासों में, टेस्ट में, सभी जगह इसका हुआ है। बच्चों ने कई बार इसको लिखा है। फिर ये रियासतों पे फिर इजी प्रश्न थे, ठीक है, कि रियासतों पर थे कि
बुंदेलखंड की रियासत का वर्णन कीजिए, होलकर वंश की रियासत का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न बीच में छूटा है हमारा, मध्य प्रदेश में प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। तो देखो यार, इसमें ऐतिहासिक स्थल प्लस पर्यटन स्थल है। ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन और पर्यटन स्थलों का आपको वर्णन करना है। तो 5 मार्कर है, तो बहुत ही पर्याप्त इसमें था। कुछ लोगों ने मैप ऐप भी बनाते थे बच्चे टेस्ट के दौरान, लाइव आंसर राइटिंग के दौरान, तो हो सकता है वो भी कुछ लोगों ने बनाया हो। वैसे स्पेस इतना रहता नहीं है, तो जिसने जो जैसा अभ्यास किया और जिसने इस प्रश्न को जिस तरह से पहले लिखा वैसा ही उन्होंने वहाँ भी इम्प्लीमेंट किया है। तो ये प्रश्न है, ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं पर लिखा गया है। ये 11 मार्कर है, 5 मार्कर नहीं है, ये 11 मार्कर है। तो इस पर हमको इतना मतलब ठीक ठाक कंटेंट इसमें चाहिए था, इसीलिए लोगों ने इसमें डायग्राम्स बनाए हैं, मैप बनाया है, मैप का प्रयोग किया है। ऐतिहासिक अलग लिखा है, एक पेज में ऐतिहासिक और उनके बारे में विशेषताएं, और एक पेज में पर्यटन स्थल उनके बारे में विशेषता। ऐतिहासिक में आप अलग अलग युग के सोच सकते थे, विविधतापूर्ण सोच सकते थे। पर्यटन स्थलों में भी आप अलग तरह के लिख सकते थे, प्राकृतिक और इस तरह से कृत्रिम का भी समावेश कर सकते थे। जो कृत्रिम पर्यटन है, जैसे अनुमंतिया और ये सब बनाए गए हैं, उस तरह का। बाल गंगाधर तिलक पे 11 मार्कर में तो तभी लिखा जा सकता है जब हम उग्रवादियों की जो जनरल नीतियां थी उनके आधार पर पॉइंट बना कर लिखें। बाल गंगाधर तिलक पर जैसे उन पॉइंटों को याद किया और फिर उनको बाल गंगाधर तिलक जी से जोड़ते गए और फिर पॉइंट अपन ने फ्रेम किए। तो इस तरह से बच्चों ने उस ज्ञान का यूज यहाँ पर किया है। स्वतंत्रता आंदोलन तो पूरा क्रम से कौन कौन सी घटनाएं हुई, ज़्यादातर लोग 1842 से जोड़ देते हैं, बुंदेला विद्रोह से या बुढ़वा मंगल मेला से। तो जैसे अब देखो किस तरह से काम आता है। अब मान लो बुढ़वा मंगल मेला इसमें नहीं पूछा, लेकिन जैसे टेस्टों के माध्यम से उसको याद करवाया गया था, वो टर्मिनोलॉजी काम आई है और बच्चों ने लिखा है। जैसे भाई जो भी नाम है ना, जैसे नाम थे वो सब नाम जो टेस्टों में अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से तैयार करवाए गए थे, वो इन आंसर्स में काम आए। अब जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड 3 मार्कर पूछे गए थे, 5 मार्कर पूछे गए थे, वो सब इस आंसर को लिखने में काम आए। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न यहाँ नहीं आए हैं, जो 3 मार्कर 5 मार्कर, वो इस पेपर में काम नहीं आए, बिल्कुल अलग अलग जगह बिल्कुल वो काम आए। बुंदेलखंड की रियासत का वर्णन कीजिए, कई व्यक्तित्व बुंदेलखंड के पूछे गए थे टेस्टों में, कई घटनाएं बुंदेलखंड की पूछी गई थी, क्योंकि जब लाइव आंसर राइटिंग में 2 रियासतें एक दिन होती है और इन पर लगभग हम लोगों ने 30 से 40 प्रश्न लिखे हैं। बुंदेलखंड रियासत होलकर वंश पर, तो होलकर वंश पे अब का वर्णन कीजिए। तो होलकर वंश में से मतलब सिंधिया के साथ क्या रिलेशन, कौन संस्थापक, किसको शिवाजी कहा जाता था, और इस तरह की चीजें। तो ये इन पर जो प्रश्न हम लोगों ने डिटेल में तैयार किए, वो प्रश्नों ने यहाँ उत्तर लिखने में काम आए। तो ऐसा नहीं है कि जितने 3 मार्कर और 5 मार्कर अब लोगों ने लाइव आंसर राइटिंग और उसमें डिस्कस किए थे टेस्ट, भाई पता तो था ही आने तो प्रश्न इतने ही, तो लेकिन उन्होंने वो अच्छे क्वालिटी के आंसर लिखने में वो पॉइंट काम आए हैं। एक इसमें ये चीज नई हुई है कि 5 मार्कर में कोई भी अथवा में नहीं आए, मतलब ऑप्शनल में नहीं आए। तो हम यहाँ जनरली 12 प्रश्न देते थे, जिसमें से बच्चे 2 छांट कर लिख लेते थे, पर 5 मार्कर में वहाँ 10 ही दिए और 10 ही लिखने थे। हालांकि प्रश्न ठीक थे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आई, ज़्यादातर बच्चों को रानी नहीं चाहिए थी। यहाँ उन्होंने ये अलग किया कि अथवा में दिए कि अगर आपको सिंधु घाटी नहीं बन रही है तो गुप्तकाल लिख सकते हो, अगर मोहम्मद तुगलक नहीं बन रहा है तो आप औरंगजेब की दक्षिण नीति लिख सकते हो। पर दोनों एक जैसे प्रश्न है, जैसे ये भी कथन बेस्ड और ये भी कथन बेस्ड, तो ये चीज़ें यहाँ पर किया गया। आर्य समाज मिशन, ये अपन ने डिस्कस नहीं किया था। आर्य समाज मिशन के सामाजिक और शैक्षणिक योगदान पर चर्चा करनी थी, तो ये भी इसमें पूरा डिटेल में जो जनरल टॉपिक थे वही इसमें आपको लिखने थे, उनकी शिक्षाएं, उनका जो
जनरल उनकी गतिविधियां थी उसी के बारे में। तो ओवरऑल ये हिस्ट्री के पेपर के बारे में हमारा रहा कि हिस्ट्री के पेपर में सभी तरह के प्रश्न आए हैं और जो हमने विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से टॉपिक या यूनिट तैयार करने का प्रयास किया था, तो उससे वो भी लाभकारी हुई है। जैसे इन प्रश्नों के बाद अपन देखते हैं उन पर जो हमारे वो थे कि जैसे सिलेबस की लाइन तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पे हम लोगों ने खूब लिखाया था, तो उस तरह से स्टेटमेंट्स प्रश्न भी आए हैं। सिंपल क्वेश्चन थे पर उनके इफेक्टिव आंसर, और भी इफेक्टिव आंसर किन को यूज़ करके, वो जो और एक्स्ट्रा सवाल करवाए थे, जैसे बुंदेलखंड, होलकर, है ना, बघेल, इन सब पर हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, उनके व्यक्तित्व पूछे थे, उनकी विशेष घटनाएं पूछी थी। तो उन सब के समेशन से ये जो इजी प्रश्न आए थे वो अच्छे लिखे गए हैं, क्योंकि बच्चों ने वो जब उन प्रश्नों की प्रैक्टिस की तो वो अंदर डेप्थ में गए, वो रिकॉल हुए, उनको अच्छे से याद हुए और उन्होंने वहाँ इजी प्रश्नों में अच्छे गुणवत्तापूर्ण उत्तर उनसे लिखे गए हैं। ठीक है, कुछ 3 मार्कर हम टफ देते ही थे, तो 3 मार्कर टफ आए भी हैं 1-2, और उनको बच्चों ने हैंडल किया भी है। मोर राइटिंग मोर एक्यूरेसी, ये भी कि भाई एक टॉपिक पे बहुत सारे प्रश्न उत्तर अपन ने लिखे थे और उससे अच्छे आंसर हम लोगों ने लिखे हैं। तो इस सेशन में यही था पेपर फर्स्ट हमारा का डिस्कशन। पेपर 2 का डिस्कशन हम इसके पार्ट बी में रहेगा, ज्योग्राफी का जो पेपर है। ओवरऑल पेपर जो अगर हम इस पार्ट ए की बात करें हिस्ट्री की, तो पेपर इजी था, टफ नहीं था। ठीक है, कुछ 1-2 प्रश्नों को छोड़ दें तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो पेपर इजी था। तो इसमें इस पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। हालांकि डिपेंड करेगा कि आपने इजी प्रश्नों में किस तरह के उत्तर लिखे हैं। जैसे अगर आपने गुणवत्तापूर्ण आर्ग्यूमेंट दिए हैं, पॉइंट यूज़ किए हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं तो पर पेपर ऐसा था कि लगभग सभी ने सामान्य से तो इसमें